आवाज सही है। हाँ हाँ, सब सही है। अच्छा, कल जो हम लोग नदी पढ़े थे उसमें पूछते हैं, चुलिया जलप्रपात किस नदी पे है? चंबल पे। हम्म, अति- तिहाई मुख बांध। हम्म, तिहाई मुख बांध, कोई बोले नहीं अगर जानता। याद है किसी को तो। तिहाई मुख है बराक नदी, जो मणिपुर में बहती है। अच्छा, जो कृष्ण ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जो एक ये परियोजना बनाया गया था, पोलावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना, 21 और किस नदी को किस नदी से जोड़ती है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आवाज आ रहा है। ध्यान नहीं आ रहा। तो ये गोदावरी और को कृष्णा से जोड़ती है। जब हम एक बताए थे कि मतलब इसमें लिखा हुआ था कि कृत्रिम झील जो है, एक तो गोविंद पल्लव पंत सागर है जो रिहंद नदी पे है, और दूसरा मानव निर्मित झील कौन सा है? दूसरा नहीं, मतलब और भारत का दूसरा उकाई परियोजना, ताप्ती उकाई। नदी पर। हाँ हाँ, ये उकाई है, परियोजना नहीं बोलिए, ये भी एक झील है, उकाई झील ताप्ती नदी पर। अच्छा, कबुल लाम जाओ नामक एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, किस झील में है और किस राज्य में है? मणिपुर में है। हम्म, हम्म, मणिपुर में। मणिपुर में है, लोकटक झील पे है। डॉक्टर जी में, हाँ। अच्छा, आम्र वर्षा जो होता है, ये जो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो ये पवन है, आर्द्र हवाएं हैं, उसको अलग अलग नाम से जानते हैं ना। आम्र वर्षा कहाँ जानते हैं? आम्र पुस्तक तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में। हम्म, आपका आवाज बहुत दूर से आ रहा है। वेस्ट बंगाल में। नहीं, आम्र वर्षा केरला में है। और नहीं, चेरी ब्लास्म या कॉफी वर्षा कहाँ होता है? कॉफी है तो कर्नाटक। ये कर्नाटक में, ठीक। और बंगाल में? बंगाल में। हम्म, बंगाल में काल वैसाखी। और शक्कर। पूर्वी भारत में इसको नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। सिर्फ फैक्चुअल पूछते हैं और बहुत ज्यादा नहीं। चलिए अब आज का स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रहा, कम आ रहा बस। कम आ रहा है। अब अब कैसे आ रहे हैं? ठीक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज भारत की कृषि से। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि, 4% भूभाग पे चारागाह और लगभग 21% भूमि पर वन और 24% भूमि बंजर और तथा बिना उपयोग की है। यानी 50% से ऊपर क्षेत्रफल पे भारत में कृषि की जाती है। कृषि राज्य का विषय है जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची के प्रविष्ट 14 में है। ये किस चीज का किसका विषय है? तो ये राजसूची का विषय है। इसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में है। राष्ट्रीय कृषक आयोग ने एनएफसी ने 4 अक्टूबर 2006 ईस्वी को सिफारिश प्रस्तुत किया कि कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया जाए। एक सिफारिश था जो आज भी, लेकिन कृषि जो है वो राज्य सूची का ही विषय है। भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 ईस्वी एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 47 ईस्वी में कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया।
मतलब स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में बोलिए या अंतरिम मंत्रिमंडल में बोलिए, दोनों में खाद्य मंत्री कौन थे? कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये पूछा गया क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एपीकल्चर की कृषि किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन से, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन से, पिसीकल्चर मत्स्य पालन, ये तो सब पता ही है सबको। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन। हाँ, एक ये बीटी कल्चर शायद कम क्वेश्चन पूछा गया है, अंगूर की खेती से है। वर्मी कल्चर हो गया केचुआ पालन से। पोमो कल्चर जो होता है फलों के उत्पादन से है। हाँ, ओलेरी कल्चर ये सब्जियों के उत्पादन से है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से है। एरोपोट्रिक हवा में पौधे को उगाना। एक जो होता है पानी में जो पौधों को उगाया जाता है उसकी कृषि को क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स। हाँ, हाइड्रोपोनिक्स। नीचे लिखा हाइड्रोपोनिक है। जल, हाँ नीचे लिखा भी है। जल में पौधों को उगाना। हवा में अगर पौधों को उगाया जा रहा है तो एरोपोट्रिक, ये एरो से भी याद रखा जा सकता है, एयर से रिलेटेड हो गया। हाइड्रो मतलब पानी से, तो इससे ट्रिक हो सकता है। इससे प्राय यूपी पीसीएस में बहुत क्वेश्चन आते हैं। देख, भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्रफल के 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। मतलब टोटल खाद्यान्न का जितना खाद्यान्न के अंतर्गत आता है उसमें कुल क्षेत्रफल के 47% भाग पे चावल की खेती की जाती है। भारत में मुख्य खाद्य फसल चावल है। भारत विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, यानी चीन का प्रथम स्थान है और भारत का दूसरा स्थान है। भारत में खाद्य फसलों में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। IR-20 चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। मतलब चावल में भी दूसरा स्थान है और गेहूं में भी भारत का दूसरा स्थान है। भारत विश्व का 12% गेहूं का उत्पादन करता है, जबकि चावल का 21.7% चावल का उत्पादन करता है। यानी अगर दोनों में देखा जाए तो चावल का उत्पादन विश्व में भारत में ज्यादा होता है विश्व के रूप में। देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का प्रथम स्थान है। और चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है, किसका है भारत में? यूपी का। चावल में पश्चिम बंगाल नहीं का नहीं, है ना? चावल में पश्चिम पश्चिम बंगाल। बंगाल। हाँ, पश्चिम बंगाल का है। और यूपी का तो पूरा ओवरऑल गेहूं में पूरा है। अगर प्रति हेक्टेयर उत्पादन में देखा जाए तो पंजाब का प्रथम स्थान है। इससे जो यहाँ बॉक्स में जो दिया गया इससे प्राय क्वेश्चन पूछा जाता है कि झूमिंग कहाँ की कृषि है, स्थानांतरित कृषि है? तो उत्तर पूर्वी भारत का। मिल्पा मैक्सिको का। रोका ब्राजील का। लदांग मलेशिया का। खिल हिमालय की पट्टी का। वालरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान का। वृंगा ओडिशा का है। प्राय सबसे क्वेश्चन पूछा गया है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा है, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। मैक्सिको और फिलीपींस में क्रमशः गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी। और यहीं से भारत में जो हरित क्रांति का जो ये टेक्नोलॉजी वगैरह आया यहीं से आया था, मैक्सिको से ही। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 ईस्वी में हुई। तो अगर विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो नॉर्मन ई बोरलॉग, और भारत में इसका श्रेय किसको जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। और इसकी शुरुआत कब हुई थी भारत में हरित क्रांति की? तो 1967 से 68 ईस्वी में। ये कौन सा पंचवर्षीय योजना होगा? एक मिनट, पहला 52 से 57 और चौथा होगा ना अप्रोक्स। हाँ, तीसरा के बाद तो वो आया था रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान आया था, वो इंटरवल में था। भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर उत्तराखंड को कहा जाता है। मतलब वहीं पर सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है इसका। भारत की प्रथम पंतनगर में ये है कॉलेज है। कौन सा कॉलेज है जो बहुत फेमस है एग्रीकल्चर के लिए?
इससे यूपी में क्वेश्चन देखे। आईसीएआर का ही शायद मेन ब्रांच वगैरह है। भारत हम एग्जैक्ट अभी हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन पंतनगर में है। एक तो वानिकी संस्थान है, एक कुछ और है वहां पे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे। भारत की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से 1960 ईस्वी में की गई थी। इसी की बात हम कर रहे थे। ये भारत हाँ का यही प्रथम है जीवी पंत। इसी की बात कर। भारत की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से 1960 में की गई थी। तो इससे हो गया। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर बी कुरियन को माना जाता है। हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन और श्वेत क्रांति के जनक हो गए डॉक्टर वी कुरियन को माना जाता है। अब ये जो बॉक्स में दिया हुआ है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि हरित क्रांति का संबंध, ये तो चलिए खाद्यान्न है, श्वेत क्रांति दूध का हो गया, नीली क्रांति हो गया मत्स्य उत्पादन से, एक भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से, लाल क्रांति टमाटर और मांस दोनों से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, स्वर्ण क्रांति बागवानी से, और खाकी क्रांति चमड़ा से। ये तो हम भी पहली बार सुन रहे हैं, खाकी क्रांति। काली क्रांति, ये बीपीएससी का क्वेश्चन था किसी साल में कि काली क्रांति का संबंध किससे है? कच्चा तेल उत्पादन से। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई। भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में तीसरे स्थान पे है। चावल में किस स्थान में है भारत उत्पादन में? चावल में विश्व दूसरे। और गेहूं में? गेहूं वो में भी भी दूसरे स्थान। पहला पे चाइना है। उसी तरह उर्वरक के उत्पादन और उपभोग दोनों में क्या है? भारत विश्व में तीसरे स्थान पे है, जबकि चीन और अमेरिका क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पे है। हर जगह चाइना नंबर 1 ही है। भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों की अपनी खपत का 94% और फॉस्फेटी उर्वरक की खपत का 82% ही उत्पादन करता है। कल ही हम लोग पढ़ रहे थे मृदा, तो उसमें हम देख रहे थे जितनी मृदा है भारत में, अधिकांश मृदा में नाइट्रोजन की कमी है, एनपी की कमी है। तो इसलिए भारत इसका क्या करता है? आयात करता है ज्यादा से ज्यादा। तो इस उर्वरक का अपने नाइट्रोजन जो उर्वरक है उसका 94% और फॉस्फेटी उर्वरक खपत का 82% ही उत्पादन करता है। अपनी खपत का इतना % उत्पादन करता है। पोटासियम उर्वरक का पूरी तरह आयात किया जाता है। सॉरी, मतलब मेरा अथी ये था, यहाँ पे इनका उत्पादन करता है नाइट्रोजन, मतलब ये क्या कहते हैं, कृत्रिम तरीके से इसका उत्पादन किया जाता है नाइट्रोजन का और फॉस्फेट का। और पोटासियम उर्वरक के लिए भारत आयात पर निर्भर है ज्यादा से ज्यादा। आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में पहला है। तो कुछ फ्रूट्स है, जैसे आम है, केला है, चीकू है, और कुछ मसाले और खट्टे नींबू भी आ गए। और इसके अलावा काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में पहला है। इसको 1-2 बार पढ़ने के बाद फिर याद रहेगा अगर पूछेगा तो। फल और सब्जी के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है, प्रथम चाइना का है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता चीन है। उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। उर्वरक के उत्पादन उपभोग में भारत का क्या विश्व में स्थान है? अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। उर्वरक में हम लोग तीसरे स्थान। तीसरा और स्थान। फिर तो तंबाकू में भी हम लोग सेम स्थान पे है, तीसरे स्थान पे है। और उत्पादन तीसरे में भी, स्थान। उपभोग में। हाँ, तो ये याद करने में आसानी होगा। फल सब्जी वाला तो ज्यादातर लोगों को याद होगा कि विश्व में दूसरा स्थान है हमारा। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं, जिसमें पत्तियों में वांछित रंग, गंध आदि गुणों का विकास होता है। अब आता है चाय के लिए। भारत में चाय की खेती 1840 ईस्वी में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई। चाय की पत्तियों में कैफीन और टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। कैफीन और टैनिन। भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में पैदा की जाती है।
विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय ताइवान में पैदा होती है। तो भारत में चाय की खेती कब स्टार्ट हुई? 1840 में असम की ब्रह्मपुत्रा घाटी से स्टार्ट हुआ है। और चाय की पत्ती में क्या पाया जाता है? तो कैफीन और टैनिन की प्रचुरता होती है। और सबसे जो हमारे यहाँ का बेस्ट क्वालिटी का चाय कहाँ का है? तो दार्जिलिंग का है। और उलंग जो है ये भी एक चाय का किस्म है जो ताइवान में पैदा होता है। तो दार्जिलिंग वाले चाय को ही पहला जीआई टैग मिला। ओके। सबसे उच्च कोटि का कहवा अरेबिका होता है। कहवा की अन्य किस्म दो है, रोबिस्ता और लिब्रेका। भारत में तीनों किस्म की ये कॉफी पैदा होती है। कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन। जैसे हाँ हम्म, भारत में तीनों किस्म का कॉफी पाया जाता है। फिर देखिए मोचा कहवा यमन में उगाई जाती है। जिस तरह चाय में हम लोग पढ़े ना, उलंग जो प्रकार की चाय है वो ताइवान में पैदा की जाती है, उसी तरह मोचा कहवा यमन में उगाई जाती है। ये हमारे लिए नया फैक्ट है। मक्का में व्हाइट बर्ड एवं धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। भारत में फूलों की खेती का 9% ऑर्किड से प्राप्त होता है। मतलब जितनी फूलों की खेती होती है उसमें 9% किसका हिस्सा है? ऑर्किड का। ऑर्किड एक रंगीन और मनमोहक पुष्पीय पौधा होता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से किस चीज में किया जाता है? इत्र के निर्माण में, सजावट में, खाद्य के रूप में और परंपरागत दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। भारत में इसकी खेती कहाँ होगी? तो उत्तरी पूर्वी जलवायु क्षेत्र में होगी, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। विशेषकर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश ऑर्किड की कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। ये इससे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है ऑर्किड से रिलेटेड। ग्वार अथवा क्लस्टर बीन एक लेग्यूमिनस फसल है, यानी जिस तरह से दलहन का फसल होता है ना, इसी तरह का ये फसल है। ग्वार के बीज ग्वार गोंद को उत्पन्न करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। गोंद इससे बनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर तेल और गैस उद्योग द्वारा इसका प्रयोग हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक में किया जाता है। पूछ सकता है कि किस तकनीक का यूज किया जाता है? तो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक में उपयोग किया जाता है, जिससे तेल और गैस उद्योग द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में शैल गैस के निष्कर्षण के लिए ग्वार गोंद की उच्च मांग है। भारत विश्व में ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर भारत का विश्व में पहला स्थान है, मतलब पहला तो नहीं बोल रहा है, सबसे बड़ा बोल रहा है। और राजस्थान ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इससे क्या बनाया जाता है? ग्वार अथवा क्लस्टर बीन से तो इससे गोंद बनाया जाता है, जिसका जहां कहाँ मांग ज्यादा है? तो ये वाले सेल गैस के निष्कर्षण के लिए इसके मांग ज्यादा है। किस तकनीक से बनता है? तो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक से। 3-4 फैक्ट है जहां याद करने वाला है। राजस्थान ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक सुपारी एवं कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक में चिकमंगलूर कॉफी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नासिक अंगूरों के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन केरला में होता है। आंध्र प्रदेश भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है। तो ये फैक्ट है सारा कि ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान हो गया। ऐसे ज्यादातर लोग अगर लेगुमिनस फसल देखेंगे तो लगेगा एमपी है, क्योंकि ज्यादातर दलहनी फसल में एमपी आगे है, लेकिन यहाँ पे राजस्थान है ये। और कर्नाटक सुपारी और कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये चिकमंगलुरु की जो जिला है वहीं पे ये कॉफी खेती के लिए प्रसिद्ध होती है। बेसिकली ये बाबा बुदन की पहाड़ी वगैरह का इलाका है। और नासिक अंगूरों के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, तो सबको पता होगा। और प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन केरला में होता है। मसाला सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। बॉक्स में जो ये इससे भी क्वेश्चन पूछता है बॉक्स वाले से, जैसे केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक उड़ीसा में। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नागपुर में, महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? तो कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र ये लखनऊ में है। एक है राष्ट्रीय है तो वो कहाँ है? कोयम्बटूर में। और इसमें भारतीय लग जाता है तो ये होता है लखनऊ में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट में। इसे पूछा गया है, केंद्रीय चावल अनुसंधान से पूछा गया है क्वेश्चन। आलू से भी पूछा गया है कि आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में। चाय अनुसंधान जोरहट, जोरहट असम में है। असम। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोटायम
ये तो पता ही है, यहाँ से पता होगा कि प्राकृतिक रबर सबसे ज्यादा उत्पादन केरला में होता है। तो ये कोट्टायम कहाँ है? केरला में होगा। फिर हम्म। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र, ये मैसूर में है। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भारत में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात। नहीं, जूट गुजरात का सबसे ज्यादा वेस्ट उत्पादन वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल। हाँ हाँ, तो इसलिए गलती ये से बोल दी। हाँ, कोई नहीं। ये बैरकपुर जो है, तो मेरे अनुसार बैरकपुर वेस्ट बंगाल का ही कोई वेस्ट भाग होगा। बंगाल वेस्ट हाँ। बंगाल में वहाँ हम्म। बैरकपुर था भी नहीं था। हाँ, बंगाल बैरकपुर छावनी से ही बोल रहे हैं। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राजमुंदरी में। ये राजमुंदरी तो यहाँ है ना? आंध्र आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है। नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड, ये आंध्र प्रदेश ही है। दलहन अनुसंधान संस्था, एक बार देखना पड़ेगा ये कासरगोड कहाँ है एग्जैक्ट, मुझे केरला। भी याद नहीं। केरला कासरगोड में है? केरल में है। ओके। कासरगोड केरला। केरला में है तो ठीक। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। और तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। इसका कोई ट्रिक वगैरह है, किसी को याद है? कि इन तो बहुत सारा है, ये कंफ्यूज तो हो फिर जाए। रटना ही पड़ेगा, क्या उपाय होगा। दलहन वाला तो वैसे नॉर्मली रहता है कानपुर। कानपुर पता वाला है। ये देखिए, गन्ना अनुसंधान केंद्र जो भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है, ये भी यूपी में हो गया। तिलहन अनुसंधान और दलहन अनुसंधान केंद्र, इसमें भी भारतीय लगाई, दोनों कानपुर में है, दोनों यूपी में ही है। और कुछ नारियल चीजें वाला पता है कि नारियल नारियल। वाला कासरगोड केरला में है, सही है। हम्म, और ऐसे देखिए, ही थोड़ा कुछ करके याद रखा जा हम्म सकता है। सही बात है। और ये वाला तो याद ही रहता है, चावल वाला तो कटक सबको याद रहता है। कटक रहता च- ही है। चाय वाला थोड़ा कंफ्यूजन है, लगेगा कि नहीं दार्जिलिंग होगा, लेकिन जोरहट है तो वो ऑप्शन में जोरहाट असम वो ही है। जोरहाट के साथ असम में असम के है हम्म अंदर। ना, तो हम्म असम। हम्म, हाँ, ठीक है। जोरहाट असम में था। तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूना में है। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में पूसा में हुई थी। कहाँ? पूसा, बिहार में हुई थी। 1936 में इसे नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। यह पूसा संस्थान के नाम से लोकप्रिय है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना 23 मई 1929 को की। ये तो दूसरा फैक्ट हो गया। एक तो पूसा जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है IARI, ये लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था 1905 में पूसा बिहार में। फिर 1936 में इसको नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया और इसका नाम पूसा संस्थान ही है। फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 23 मई 1929 को की गई है। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। ये कृषि से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट से का काम करता है। अब देखिए, प्रमुख फसल और उसका जन्म स्थान कहाँ कहाँ है। तो धान जो है, ये इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, हम कभी देखे नहीं है। बताइए हाँ आप लोग में पूछा से कोई जाता है, पूछा जैसे जाता। मक्का वगैरह है, उससे मक्का की उत्पत्ति कहाँ है, तो पूछ लिया जाता है। हाँ, मक्का कुछ कौन से बेसिक देश से क्वेश्चन हुई। तो सही। हाँ। चलो एक बार पढ़ लिया जाए। तो धान का फसल का जो जन्म स्थान है भारत और इंडोनेशिया। मक्का मध्य अमेरिका। इससे भी याद रखा जा सकता है कि चावल में भारत सबसे आगे है, तो धान का जन्म स्थान ही भारत है, क्योंकि भारत की जलवायु भी इसी टाइप की है जहाँ पे कृषि की जाती है, धान की हाँ, और कृषि ज्यादा की हड़प्पा जाती है। जो मोहनजोदड़ो वगैरह है, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें इसके प्रमाण मिले हैं ना, इंडिया में और पाकिस्तान में हाँ इसके। हाँ, इससे याद रखा जा सकता है कि ये भारत है, और इसलिए ठीक है। मक्का जो हो गया मध्य अमेरिका है। गेहूं मध्य एशिया। तंबाकू दक्षिणी अमेरिका। रबर दक्षिणी अमेरिका ब्राजील। जैसे मक्का वाला और रबर वाला, ये दोनों क्वेश्चन हम देखे हुए हैं, आया हुआ है। रबर दक्षिण अमेरिका ब्राजील। उड़द, उड़द दाल की बात कर रहा है, ये भारत का है। तो एक तो धान हो गया भारत और दूसरा हो गया उड़द। मसूर चीन से है। अमरूद अमेरिका से। टमाटर मैक्सिको। बाजरा अफ्रीका। तो इसमें ठीक है, मध्य एशिया दक्षिण दक्षिण अमेरिका से दो हो गया, तंबाकू और रबर, और धान और उड़द भारत से हो गया। भारत। इस तरह से याद किया जा सकता है। मक्का हो गया मध्य अमेरिका,
और यहाँ पे अमरूद भी अमेरिका हो गया और टमाटर भी मैक्सिको हो गया। ये आसपास एक दूसरे से रिलेटेड है तो याद रखा जा सकता है ऐसे। ठीक, इधर आते हैं। जौ चीन हो गया और यहाँ पे अभी हम चीन पढ़े थे मसूर। मसूर और जौ एक दलहनी फसल है, एक जौ हो गया आपका मोटा अनाज टाइप का। तो मोटा ये अनाज। तो ये दोनों कहाँ से है? चाइना से है। अरहर अफ्रीका, सोयाबीन चीन। तो चीन का 3 प्रोडक्ट हो गया यहाँ पे, सोयाबीन, जौ और मसूर। मसूर। और मूंग हो गया भारत। भारत का भी 3 हो गया, धान, उड़द और तीसरा हो गया मूंग। और ज्वार भी भारत से है, यानी 4 हो गया। तो आपस में करके ऐसे याद किया जा सकता है। धान हो गया, चार। उड़द हो गया, मूंग हो गया और ज्वार हो गया। मतलब 2 दलहनी फसल हो गया, एक खाद्यान्न फसल में धान हो गया और तीसरा हो गया आपका मोटा अनाज। चाय चाइना से है, चाइना का 5वां दिख रहा है। कहवा ब्राजील से। और कहवा का तो प्राय लोगों को पता भी होगा। ये पूछा जाता है काफी, कहवा कहवा ब्राजील से वाला, है। कहवा वाला, बिल्कुल। एक तो सेंटियागो द्वीप है वहां पे। हाँ। आलू पेरू से है और गन्ना भारत से है। मतलब धान, जौ, गन्ना, उड़द और ज्वार ये सब भारत का है। मूंग ये सब भारत का। तो इस तरह करके 1-2 बार पढ़ने से याद हो जाएगा ये फैक्ट। अब आते हैं भारत में सिंचाई। भारत में सिंचाई परियोजना को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये है बृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना एवं लघु सिंचाई परियोजना। बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वे परियोजना सम्मिलित की जाती हैं जिसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि हो। यानी 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि की अगर सिंचाई होती है तो वहां पे बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इसको शामिल करते हैं। मध्यम में क्या होगा? इसके अंतर्गत 2,000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होती है। और लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि होती है, तो उसको लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। वर्तमान समय में भारत की कुल सिंचित क्षेत्र का 37% बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजना के अधीन तथा 73% जो है छोटी सिंचाई योजना के अधीन है। यानी सबसे ज्यादा हमारे यहाँ किससे सिंचाई की जाती है? तो छोटी सिंचाई योजना के अधीन की जाती है। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र चीन में 21% और भारत में 20.2% है। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं? तो कुआं है, नलकूप है, दूसरे नंबर पे नहर है, तालाब है, अन्य स्रोत है। और सबसे ज्यादा हमारे यहाँ किससे सिंचाई की जाती है? कुआं और नलकूप पे भारत के स्तर पर। नहर से 31.4% है, तालाब से 6.1% है, अन्य स्रोत है 6.6%। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र यानी 1360 लाख हेक्टेयर के लगभग 33% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। यानी जितना हमारे यहाँ शुद्ध बोया गया क्षेत्र है उसके 33% भाग पे ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। यानी हम किस कदर मानसून पर निर्भर है ये डाटा बता रहा है। वर्तमान समय में कुआं नलकूप भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन है। देश में सर्वाधिक नलकूप और पंप सेट तमिलनाडु में पाए जाते हैं। तो नलकूप और पंप सेट तमिलनाडु में 18% है और महाराष्ट्र में 15.6% दूसरा स्थान है। केवल नलकूप की सर्वाधिक सघनता वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। नलकूप और पंप सेट देगा तो उसमें हम तमिलनाडु और दूसरा पे महाराष्ट्र होगा। केवल नलकूप देगा तो उसमें कहाँ पे सघनता, सघनता मतलब डेंसिटी पूछ रहा है, तो उत्तर प्रदेश में अधिक है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु राज्य में की जाती है। एक तो तालाब से भी सबसे ज्यादा सिंचाई तमिलनाडु में और दूसरा नलकूप और पंपसेट से भी सबसे ज्यादा सिंचाई तमिलनाडु में है। दमनगंगा सिंचाई परियोजना दमनगंगा नदी पर कार्यरत है। इस परियोजना के तहत बना जलाशय गुजरात के वलसाड जिले में स्थापित है। यह गुजरात और दादर नगर हवेली की संयुक्त परियोजना है। ये पूछ सकता है कि दमनगंगा सिंचाई परियोजना किस नदी पे है? तो दमनगंगा तो ये याद रहेगा। और किस राज्य में है? तो गुजरात के वलसाड जिले में है। और कौन कौन लाभान्वित होता है? तो गुजरात और दादरा नगर हवेली, इन दोनों की ये संयुक्त परियोजना है। दमनगंगा नदी महाराष्ट्र और गुजरात से बहते हुए अरब सागर में गिरती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि तमिलनाडु में किससे सिंचाई ज्यादा होती है, उत्तर प्रदेश में किससे होती है? तालाब, जैसे तमिलनाडु में तालाब से सिंचाई ज्यादा होती है, उत्तर प्रदेश में नलकूपों से। नलकूप से ज्यादा होती है। सही बात है।
फिर ये देखिए, गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के नासिक जिले में गिरना नदी पर स्थापित किया गया है। ये पूछ सकता है कि गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में है और ये गिरना नदी पे ही है, तो नदी नहीं याद करना उतना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पंबा सिंचाई परियोजना केरल के पाम्बा नदी पर स्थित है। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में है, तो केरल में है और पाम्बा नदी पर है। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड के टिहरी के समीप भागीरथी तथा भिलंगाना नदी पर स्थापित है। यहाँ से सिंचाई, जलापूर्ति तथा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स जो है कहाँ है, तो उत्तराखंड के टिहरी के समीप है। किस नदी पे है, तो भागीरथी और भिलंगाना दोनों नदी पर स्थापित है। ये क्वेश्चन तो मैंने कई बार देखा है पूछे हुए। यहाँ से सिंचाई भी होता है, यानी ये बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। सिंचाई भी होगा, जलापूर्ति भी होता है और जल विद्युत उत्पादन भी किया जाता है टिहरी से। इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से जल मिलता है और यह भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। ये याद है कितने कितने राज्यों से होकर गुजरती है इंदिरा गांधी नहर? एक तो राजस्थान जाएगा, फिर हम्म, पंजाब जाएगा, शायद यही दोनों राज्यों से होकर गुजरती है ये। हाँ, हम्म और राजस्थान छूट गया क्या? राजस्थान और राजस्थान से ही पंजाब तो पूरा जाएगा। जैसलमेर वाला बॉर्डर पे ये निकलती है। एग्जैक्ट हाँ मेरे को भी वहाँ नहीं पता है, इसमें क्वेश्चन दो गंगानगर तीन पड़ता पूछा गया है। हाँ, गंगानगर सब इससे सिंचाई परियोजना, हनुमान नगर, गंगानगर ये सब में ये सिंचाई यहाँ पे ज्यादा होता है, इसी कारण वहाँ पे थोड़ा फर्टाइल लैंड पाया जाता है। सारण सिंचाई नहर और त्रिवेणी नहर गंडक नदी से जल प्राप्त करती है। ये तो बीपीएससी में लगभग 10 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे कि सारण सिंचाई नहर और त्रिवेणी नहर किस नदी पे है, तो ये गंडक नदी से जल प्राप्त करती है। ये किस राज्य में है, तो बिहार और यूपी का ये संयुक्त परियोजना है। राष्ट्रीय जल संभर परियोजना का क्रियान्वयन कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। जल संभर परियोजना यानी वाटर शेड मैनेजमेंट की ये बात कर रहा है, कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। कृषि क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है। अभी ये एक बॉक्स में है, मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कालेश्वरम के बारे में बात किया जा रहा है। तेलंगाना के जयशंकर भूपलपल्ली जिले के मेडीगड्डा में विश्व के सबसे बड़े मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कालेश्वरम का लोकार्पण तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 21 जून 2019 को किया। इस प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि तेलंगाना के जयशंकर भूपलपल्ली जिले के मेडीगड्डा में विश्व का सबसे बड़ा मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम है, उसका नाम है कालेश्वरम। ये पूछा जा सकता है कि कालेश्वरम जो है किस राज्य में है, तो तेलंगाना में है और उसके किस जिले में, जयशंकर भूपलपल्ली जिले में है। भूपल और उसमें भी एक स्थान है मेडीगड्डा नामक एक स्थान है, वहां पे ये परियोजना पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम है और इसका लोकार्पण कौन किया है, तो ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने। ये तो अब नहीं पूछा जाएगा क्योंकि पुराना न्यूज है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना में अधिकतम क्षमता वाले पंप का विश्व में अभी तक क्षमता पंप का कभी नहीं किया गया है। विश्व के सबसे बड़े टनल रूप का निर्माण काल विश्व की अकेली एकमात्र चीज जो प्रतिदिन हाँ, ये 5वां नंबर जो पॉइंट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब गोदावरी नदी का पानी कृषि भूमि के पानी को सप्लाई के 92 मीटर की ऊंचाई से फेज में लिफ्ट किया गया है और 6 से 18 मीटर की ऊंचाई तक है। यानी किस नदी के पानी को यहाँ पे लिफ्ट किया गया है, ऊपर उठा के फिर छोड़ा गया है, तो गोदावरी नदी से। और इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्चुअल बहुत ज्यादा है ये। भारत सरकार ने 1983 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया। 1983 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। जल संसाधन राज्य मंत्री संबंध केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ प्रदेशों के उप राज्यपाल या राज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। जल संसाधन मंत्रालय का सचिव इस परिषद का सचिव होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1983 में है। कब राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब हुआ है, 1983 में। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और एवं केंद्रीय जल संसाधन मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं और ये सब जो होते हैं इसके सदस्य होते हैं। और अध्यक्ष और उसके उपाध्यक्ष को याद रखना इंपॉर्टेंट है।
चलिए अब वनस्पति कर लेते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधे के समूह को वनस्पति कहते हैं। पौधों का वह समूह जो बिना किसी मानवीय सहायता के जंगली अवस्था में सामूहिक रूप से उगते हैं प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। वह एक बार ये यूपीएससी में क्वेश्चन किया गया था कि प्राकृतिक वनस्पति का डिफिनीशन दे दिया गया था और बोला गया था कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसके डिफिनीशन को याद रखें। वनस्पति जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना अपने आप पैदा होती है और जिस पर लंबे समय तक किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है अछत वनस्पति कहलाते हैं। इसमें मानवीय हस्तक्षेप ना के बराबर होता है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। तो पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। वर्षा इसका मुख्य फैक्टर होता है। वर्षा के आधार पर वनस्पति का निर्धारण किया जाता है। तो पहला हो गया 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा एवं औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक वाले क्षेत्र में ये वन मिलते हैं। तो इससे पूछता है कि किन किन क्षेत्रों में ये वन पाया जाएगा। तो वर्षा क्या हुआ 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी और तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक वाला। इसमें मुख्य क्षेत्र हो गया सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट, शिलोंग पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मतलब 95% भाग अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये वन पाया जाता है और लक्षद्वीप है यानी जितना जो नीचे वाला भाग है दक्षिण वाला भाग है उसी में ये वन पाए जाते हैं। तो इसको याद रखा जा सकता है। उत्तरी सह्याद्री प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन को सोलास वन के नाम से जाना जाता है। उत्तरी सह्याद्री कहाँ से कहाँ तक विस्तार है? देवगाम महाराष्ट्र तक। गुजरात से ले गुजरात से लेके गोवा तक का जो पार्ट होता है ना, जो 16 डिग्री नॉर्थ जो विभाजन किया गया उसको उत्तरी सह्याद्री और नीचे कहते हैं दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी से। तो इसी की बात कर रहा है कि यहाँ पे जो इस वन है उसको सोलास वन के नाम से जानते हैं। मतलब ये पश्चिमी घाट की ही बात की जा रही है। इस वन में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष कौन से हैं? रोजवुड, महोगनी, एनी, एवनी, बेत, सिनकोना और रबर आदि हैं। ये वन मसालों के बागानों के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन इस बार मतलब 2023 में यूपीएससी में पूछा गया है कि कुछ वृक्ष का नाम दे दिया गया, उसमें बताना है कि कौन सा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का उदाहरण नहीं है। स्टेट भी पूछ रहा है, अब यूपी लगातार पूछ रहा है ऐसे हाँ, क्वेश्चन। इस तरह से, हाँ बिल्कुल। इस वन में पाए जाने वाले वृक्ष तो याद रखना है कि रोजवुड है, महोगनी है, एनी एबेनी है, बेत है, सिनकोना और रबर है। अब दूसरा हो गया हाँ, वन। इसके लिए थोड़ा सा बोलो। इसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मतलब हाँ कुछ होता है ना कोट वगैरह सा बना ले, तो उससे याद रहेगा क्योंकि ये बहुत पूछा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, 2-3 बार पढ़ने पे भी याद रहेगा क्योंकि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती है, शुष्क पर्णपाती वन प्राय हम लोग को देखने मिलता है आसपास, लेकिन ये वन प्राय नहीं हम्म, देखने के लिए मिलता है। तो थोड़ा 1-2 बार पढ़ने से हाँ ये हाँ, थोड़ा थोड़ा याद। डिफरेंट। हाँ हाँ। और अब देखो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, यह 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में मिलते हैं। ये वन उत्तरी पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपद, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों, उड़ीसा में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाया जा रहा था? पश्चिमी घाट में, शिलोंग के पठार पे पाया जा रहा था, और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में पाया जा रहा था। इस 4 जगह पे ये वन कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? तो जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा है। भारत को ना 100 सेंटीमीटर वर्षा से 2 भागों में बांटा गया है। इससे अगर आप एनसीईआरटी वाला जो मैप है उसको ध्यान से देखिएगा तो ये चीज कंफ्यूजन थोड़ा कम हो जाता है। तो ये होता है, एक तो नॉर्थ ईस्ट जो भी राज्य है वहां पे पाया जाएगा, हिमालय के गिरिपद में पाया जाएगा यानी जो तराई वाला बेल्ट है, पश्चिमी घाट में, और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पे, और ओडिशा में पाया जाता है। इस वन में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं सागवान है, साल है, शीशम है, हुर्रा है, महुआ है। कोई कुछ बोल रहा है क्या? बच्चा सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि है। अब देखिए नोट में कुछ लिखा है, अंग्रेजों ने गढ़वाल और हुमायूं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर चीड़ के पेड़ लगवाए, जिसका उपयोग रेल की पटरी बनाने के लिए हुआ।
रेल की पटरी बनाने में सखुआ लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता था, और ये सखुआ जो है झारखंड में बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसी कारण वहां पे बंधुआ मजदूरी और उस टाइम काफी प्रचलन में था, जिसके कारण वो इतना सारे आदिवासी विद्रोह हुए थे। ये वाला जो बात कर रहा है, ये गढ़वाल और हुमायूं हिमालय में, यानी मध्य हिमालय की ये बात की जा रही है। वहां पे ओक के स्थान पे चीड़ के पेड़ को लगाया गया ताकि रेल की पटरी को बनाया जाए। अच्छा, कोई बता सकता है वो बैट जो बनाया जाता है खेल में, वो किस लकड़ी का बनता है? जम्मू वो कश्मीर में ज्यादा है, तो पता है। क्या बोले? जम्मू कश्मीर में ज्यादा मिलता है। देवदार शायद पेड़ का बनाया जाता है। एनसीईआरटी में मैंने पढ़ा था, पर अभी मेरे रिकॉल नहीं हो पा रहा है। तीसरा है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जहाँ वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है, वहां यह वन पाया जाता है। ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भाग में पाए जाते हैं। तो यानी ये जो प्रायद्वीप का जो अधिक वर्षा वाला भाग बोल रहा है, तो वृष्टि छाया प्रदेश इसमें नहीं आएगा। इसके अलावा अधिकांशतः वर्षा जहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आएगी वहां ये पाया जाएगा, और उत्तर प्रदेश और बिहार में पाया जाता है सूक्ष्म पर्णपाती वन। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ हैं तेंदू है, पलास है, अमलतास है, बेल है, खैर है और अक्सर वुड है आदि हैं। ये सब कटीले वन जो होते हैं ना, कांटे जिसमें होते हैं, थोड़ा वो सब मतलब, है वो। हाँ वो जो वाले उस ज्यादातर ही हैं। हाँ, हम्म वो झाड़ी वाले जो है। ये भी पूरी तरह झाड़ी भी नहीं है, ये दोनों के बीच का पार्ट है, मतलब आर्द्र हाँ, और वही हाँ कांटे जो हम्म हम्म, हाँ, दोनों के बीच का पार्ट है, सही बोले। शुष्क शुष्क पर्णपाती वन है ना ये, हाँ हाँ पानी की बिल्कुल, कमी वाले। पानी की कमी वाले। उष्ण हम्म, कटिबंधीय कांटेदार वन चौथा वन हो गया। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह वन पाया जाता है। यह दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्र में शामिल है। ये जो ज्यादातर वो वाला एरिया है, हरित क्रांति वाला एरिया जो है, इसी की बात ये की जा रही है। इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णहरित रहते हैं और झाड़ियां जैसे लगते हैं। पर्णहरित मतलब जिनके पास पत्ता पण विहीन रहित। क्षेत्र। पर्ण हम्म, मतलब पत्ता। इन वनों में क्या पाया जाता है? तो बबूल हो गया, बेर हो गया, खजूर, खैर, नीम, खेचड़ी और पलास आदि के पेड़ पाए जाते हैं। और खेचड़ी तो राजस्थान का एक पूजनीय वृक्ष माना जाता है। इन पेड़ों के हम्म। नीचे 2 मीटर लंबी गुच्छ घास उगती है। मतलब यहाँ से झाड़ी स्टार्ट हो गया, पेड़ झाड़ी का रूप धीरे धीरे लेने लगेगा और घास का स्टार्ट हो गया। हाँ, अब जैसे आए ही हम, वर्षा कम होती चली जाएगी वो झाड़ी बढ़ती जाएगी। झाड़ी बढ़ती जाएगी। हम्म, पर्वतीय वन, पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। इन वनों को दो भागों में बांटा जा सकता है। अब यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, उत्तर पर्वतीय वन और दक्षिण पर्वतीय वन। हिमालय के गिरिपथ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यानी जो पर्णपाती वन की विशेषता है यहाँ विशेषता होगी। यहाँ भी आर्द्र और शुष्क दोनों देखा जाएगा। अब देखो, हिमालय के 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं, पश्चिम बंगाल और उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्ती वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है? एक उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखला में, पश्चिम बंगाल में, उत्तरांचल की पहाड़ियों में। चौड़ी पत्ती किस तरह का वन पाया जाएगा? सदाबहार वन। सदाबहार वन कहाँ होता है? जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो लमसम 200 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होगी तभी इस तरह के वृक्ष पाए। इस क्षेत्र में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर चीड़ के वन पाए जाते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग में देवदार, चिनार, बालन के पेड़ पाए जाते हैं। चिनार और बालन की लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है। हिमालय के 2225 मीटर से 3048 मीटर की ऊंचाई पर ब्लू पाइन और स्प्रूस पाए जाते हैं। और 2225 से लेकर 3048 मीटर की ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोनमर्ग, गुलमर्ग, उत्तराखंड में बुग्याल, प्यार, इनकी बात की जा रही है। ये ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुज्जर, बकरवाल, गड्डी और भूटिया इन चरागाहों का पशुचारण के लिए भरपूर उपयोग करते हैं।
3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय में सिल्वर, फर, जूनिफर, पाइन, बर्च और रोडेडोरॉन आदि वृक्ष मिलते हैं। ये टुंड्रा प्योर टुंड्रा नहीं है, लेकिन टुंड्रा प्रकार की ही जलवायु वनस्पति है। शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर अधिक वनस्पति पाई जाती है। इस बार ये यूपीपीसीएस आरओ का सेम लाइन उठा के पूछा गया था ये क्वेश्चन में। शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिणी ढालों पर अधिक वनस्पति पाई जाती है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति जैसे मॉस और लाइकेन अधिक आदि पाई जाती है। सबसे ज्यादा ऊंचाई पे टुंड्रा वनस्पति जैसे मॉस, लाइकेन ये सब पाया जाता है। दक्षिण पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं। अब ये प्रायद्वीप की बात किया जा रहा है यहाँ। पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं। ये श्रृंखलाएं उष्ण कटिबंध में पड़ती हैं और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई 1500 मीटर ही है। इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंध और निचले क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पे जलवायु में विविधता है, इस कारण यहाँ वनस्पति में भी विविधता है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक प्रांतों के में पश्चिम घाट में इस तरह की वनस्पति पाई जाती है। यानी यहाँ शीतोष्ण से लेकर उपोष्ण कटिबंध तक की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। नीलगिरी और अन्नामलई और पालनी पहाड़ी पर पाए जाने वाली शीतोष्ण कटिबंध वनों को सोलास के नाम से जाना जाता है। इन वनों में मग्नोलिया, लैरेल, सिनकोना और बैटल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अभी हम लोग एक और वृक्ष वहां पे पढ़े थे ना, कौन सी वृक्ष पाई जाती है? आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। अब छठा हो गया मैंग्रोव वन। भारत में मैंग्रोव वन 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, जो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7% है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में अत्यधिक विकसित है। सुंदरी नामक वृक्ष के नाम पे ही इसका सुंदरवन डेल्टा नाम पड़ा है। इसके अतिरिक्त ये महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। एक बॉक्स में एक रिपोर्ट है, भारत में वन आवरण कितना है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार वास्तविक वन आवरण केवल 21.05% है। इनमें से 12.29% पर सघन वन और 8.75% पर विवृत वन पाए जाते हैं। आज इतना हम लोग ही इसको अपडेट समझते कर हैं। सकते हैं ना, ताकि ISFR 2021 का भी तो रिपोर्ट आ रखा है। हाँ बिल्कुल, इसको ये किया जा मेरे को तो सकता है। मतलब नहीं। इस नए रिपोर्ट से इसको हटाया जा सकता है, इस रिपोर्ट को। कोई क्वेश्चन है तो पूछो, पूछिए आप लोग। नहीं तो फिर कल इसको आगे करते हैं। चलिए। ठीक है, ओके।